नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मौत का खौफ फिर से लौट आया है। सांसों पर मंडराते संकट और एक एक सांस के लिए लड़ते हुए बेबस इंसानों की तस्वीर फिर से एक बार जहन में उभरने लगी है। आंकड़ों के समीकरण का डर को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना की दस्तक हो चुकी है। तो देश में कोरोना के मामले घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। वहीं मृतकों का आंकड़ों की अगर बात करें तो तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बुधवार को भारत में कोरोना के कुल 4,302 केस थे और केरल में एक बार फिर से सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के लगभग 276 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है। जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से टोटल 39 लोगों की जानकारी है कि मौत हो चुकी है। देश में जिस तरीके से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, उससे लोगों की चिंता जरूर बढ़ गई है। कई लोग एहतियातन मास्क पहनना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 63 नए मामले सामने आए, जिससे राजधानी में कोरोना का आंकड़ा अब 500 के पार पहुंच चुका है। वहीं मृतकों की संख्या 4 हो गई है। मेट्रो में अब लोगों को मास्क लगाना आप देख सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सावधान रहने के लिए कहा है। केरल में अब तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। केरल में कोरोना के कुल 1,416 केस दर्ज किए गए हैं। खास बात यह है कि आज की खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स डॉक्टर भी जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। और इससे पहले हम चर्चा की शुरुआत करें, आप एक रिपोर्ट देखिए। तो क्या है JN वेरिएंट? तो आपको बता दें कि ओमिक्रॉन का एक तरीके से उसी का पार्ट है ये। BA.2.86 नाम के, और 2023 में इस वेरिएंट की बात सामने आई थी और इसकी पुष्टि हुई थी कि ये भी एक वेरिएंट है और संक्रमण फैलाने का जो है वो खतरा लगातार बरकरार रहता है। और वैक्सीन की इम्यूनिटी भेदने में तो शहर शहर हाहाकार मचा हुआ है। आंकड़ों की अगर बात करें तो 4,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से तेजी से आगे बढ़ा है। कोरोना की वजह से लोगों में एक बार फिर से डर और दहशत का माहौल है। दरअसल आपने देखा है कि कोरोना ने किस तरीके से देश में, याद होगा जब लॉकडाउन की स्थिति बनी, क्या भयावहता रही। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो JN.1 है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, उतना भयानक नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो सावधानी आपको बरतना है। और नियम वही जिस नियम को आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सहयोगी में जुड़े हैं डॉक्टर ज्योति काबले, हमारे साथ डिप्टी CMO हैं लखनऊ से, बहुत बहुत स्वागत है। शेफाली सिंह सीनियर कंसल्टेंट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र माही हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हैं। अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत महेंद्र मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि क्या अभी ताजा अपडेट है, ग्राउंड रिपोर्ट आपने क्या इकट्ठा किया है, जल्दी से आप बताइए। फिर इसके बाद डॉक्टर से हम समझेंगे कैसे बचें। बिल्कुल सौरभ, देखिए अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें और खासकर नोएडा NCR की बात करें तो यहाँ लगातार जो कोविड के मामले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरीके से पिछले 48 घंटों की मैं बात करूँ तो आज जो है 30 नए मामले आते हैं और मंगलवार को जो है 45 मामले आते हैं।
और सभी जो मरीज हैं होम आइसोलेशन पे हैं। इसमें 2 मरीज ऐसे हैं जिनको ओपीडी में दिखाना पड़ा और उसके बाद उनको होम आइसोलेशन के लिए कहा गया। ऐसे में पूरे जनपद में बात करें तो 138 एक्टिव केस हैं पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। तो कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में निकल रहे हैं। तो ठीक है ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जी अनिल, क्या जानकारी है आपके पास, अपडेट कीजिए। देखिए, गाजियाबाद के अपडेट की अगर बात करें तो 24 केस फिलहाल जो है एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, और जिसमें कि 23 केस 21 माफ कीजिएगा 21 केस ऐसे हैं जो होम आइसोलेट हैं, और बाकी के 3 केस ऐसे हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं और उनका इलाज चल रहा है। और जैसे केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पर है। उनकी तरफ से आदेश दिया गया है, जो गाजियाबाद के सीएमओ हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है जितने भी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सुनिश्चित करें, और जो कोरोना से लड़ने के जितने भी इंतजाम हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप एक्टिव मोड पर रखेंगे, क्योंकि 2020 में जिस तरीके का मंजर था उसको लेकर तैयारियां लगभग एक बार पूरी कर ली गई चलिए है। ठीक है, डेटा हमारे पास आ गया। अब डॉक्टर ज्योति जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, देखिए कोरोना फिर से आया, या हम ये कहें कि कोरोना कभी गया ही नहीं है, उसके साथ जीने की आदत डाल लेना चाहिए। तो JN1 ये है क्या, और ये कितना खतरनाक है, कैसे बचें, एक बार हमारे दर्शकों को आप बताइए। बिल्कुल, ये एक्चुअली जो हमारे पहले कोरोना था उससे हम लोग सभी लोग वाकिफ है। उसको देखते हुए अभी जो ये कोरोना आया है ये एक माइल्ड फॉर्म है, और इसके लिए हमें सबसे पहले मेन स्पेशल अटेंशन जो देना है वो आप अपने घर में जो भी आपके प्रेग्नेंट फीमेल है, बच्चे हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स है, या यूमनो कॉम्प्रोमाइज्ड जो पर्सन होते हैं जिनकी प्रतिरक्षण क्षमता कम होती है, इन लोगों पे ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है कि कोरोना में इनके कैसे बचाव करें। और बचाव के लिए क्या करना है कि वैसे मास्क का यूज करें, और थोड़ा सा अगर कोई बीमार है तो सोशल डिस्टेंसिंग रखें, उनको थोड़ा सा एक कमरा दें, और ये जिस तरह से जो पहले सारी चीजें थी उसको प्रोटोकॉल में लाना सुनिश्चित करें। और बीमारी की बात अगर हम कर रहे हैं तो बीमारी तो ये है कि 1 से लेकर के 4 दिन तक ज्यादा इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसपे पेशेंट को पता नहीं चलता है, उसे खुद भी लगता है कि वो सही है। अदरवाइज जब सिम्टम्स आते हैं तो अगर सिम्टम की बात करें तो उन्हें हल्का फीवर आ जाएगा, गले में खराश होगी, नोज स्टिफनेस हो जाएगा, सांस लेने में हो सकता है दिक्कत हो, थकान लो, ये सारी चीजें होती हैं। शेफाली जी, मेरा एक सवाल आप, ठीक है मैम, शेफाली जी मेरा एक सवाल आपसे, चाइना तो इसे माल बहुत थर्ड क्लास का बनाता है, लेकिन ये कोरोना वायरस ऐसा बना दिया है कि ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा। एक वेरिएंट से दूसरा वेरिएंट निकल रहा है, तीसरा वेरिएंट निकल रहा, कितने लहर हम लोग देख लिए। ये ऐसा है क्या कि कोरोना क्या खत्म नहीं होगा क्या? देखिए, वायरस की ये प्रकृति होती है कि वो चेंज होता रहता है, म्यूटेशन होते रहते हैं। वायरस जो होता है हमारे एनवायरनमेंट में रहता है, हवाओं में रहता है, और जब उसको मिलता है एनवायरनमेंट प्रॉपर तो वो ग्रो होने लगता है, मल्टीप्लाई होने लगता है। तो और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग होते हैं, जैसे कि एज मोर देन 60, डायबिटिक पेशेंट, कैंसर पेशेंट, प्रेग्नेंट फीमेल, बच्चे, ये सब ज्यादा प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। वायरस तो एयर में है ही जी, हमको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। चलिए, आपने महिला की बात कही तो आज राजस्थान में भी थोड़ी देर पहले मैंने ही खबर इसको दर्शकों को बताया, एक महिला थी कोरोना पॉजिटिव थी, उसने एक बेबी को जन्म दिया है, बेटी को जन्म दिया, दोनों जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। तो इस कंडीशन में क्या कुछ डॉक्टर क्या कुछ ध्यान देते हैं? देखिए, जैसा कि सब हम जानते हैं कि इन्फेक्शन हुआ है तो हमें आइसोलेशन में पेशेंट को रखना है ताकि दूसरों को ना फैले। ठीक है, ये बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है, इस बार का बहुत ही माइल्ड वेरिएंट है, तो हमें बस एहतियात बरतनी है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होता है। मेन चीज होता है कि आइसोलेशन में रहना जी, ताकि फैलने से बचे। जी, ज्योति जी, एक मेरा सवाल, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं, बचपन से सुनते आए हैं, वो आज तक नहीं खत्म हुआ, जैसे कि प्लेग हुआ, खसरा हुआ, चेचक हुआ, और इस तरीके की बीमारियां हैं जो कभी फिर इसके बाद पोलियो का भी कैंपेनिंग इतना किया जा रहा है, भारत को पोलियो मुक्त बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है।
क्या लेकिन वो अनवरत वो चल रहा है पोलियो मुक्त कैंपेन। की बात करें, अगर पोलियो मुक्त की बात करें तो भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, क्योंकि जी। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं उनमें पोलियो होने की वजह से हमारे यहाँ पे मतलब पोलियो हो रहा नहीं है, मैं चलाया जा रहा है, एग्जाम्पल ताकि के तौर पे ले रहा हूं, जैसे कि टीबी, ये सब चीजें ऐसी हैं कि इनके साथ ही अब इंसानों को जीना पड़ रहा है। ये क्या मैं ये मान के चलूं कि कोरोना के साथ भी जीने की आदत डाल लें, ये जाएगा नहीं कभी, जैसा कि आप लोग बता रहे कि वायरस है तो नए नए वेरिएंट उससे निकल रहे हैं। अब दशा और स्थिति को देखते हुए तो यही लग रहा है कि कोरोना अभी है, बस पहले सीवियर था, अभी माइल्ड फॉर्म में है। हम इससे कैसे बचाव करें, मेन चीज ये है। अगर बीमारी हो गई है तो पेशेंट को हम रेस्ट दें, हाइड्रेशन करें। अगर फीवर आ रहा है तो एसिटोएमाइनोफेन, ब्रूफेन दवाइयां जो भी हैं वो डॉक्टर के उससे ले। दूसरी चीज है, अगर नाक में स्टिफनेस हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा है, तो थोड़ा सा गर्म पानी पिए, वार्म शावर ले ले, या जो कफ सिरप है वो ले लें, तो जो म्यूकस वगैरह होता है वो क्लियर हो जाएगा। और सोर थ्रोट हो रहा है तो अगर गले में खराश हो रही है तो गुनगुना पानी पिए, शहद है, लेमन टी है, ये सारी चीजें लें। अच्छा। और मेन चीज है कि बीमारी होने के बाद अगर पोस्ट फटीग होता है, इंसान अगर पूरा ठीक हो गया, ठीक है, उसके बाद उसे लगता है कि ठीक होने के बाद भी थकान लगती है, क्योंकि मसल्स वीक हो जाते हैं। मेन फेज ये होता है, इसमें हमें उन्हें किस तरह से बचाव करना है उसका पूरा ध्यान देना चाहिए। कि अगर कोई भी पेशेंट है तो उसके खाने का, रेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, जब तक कि फुल मॉनिटरिंग होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, जिससे कि कंप्लीटली जब तक वो मतलब सही ना हो जाए। महेंद्र, मेरा एक सवाल, ठीक है मैम, महेंद्र मेरा एक सवाल आपसे, और क्योंकि आप लोगों से जुड़ते होंगे, डॉक्टर्स तो हमारे सिर्फ वो बताएंगे कैसे बचना है, मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि क्या कोरोना के जब जांच कम हो जाते हैं बीच बीच में, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर्स बता रहे कोरोना है, जब जांच कम हो जाते हैं तो मामले नहीं आते, जब मीडिया में बातें उठने लगती हैं फिर इसके बाद ये होता है कि कोरोना की संख्या बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसा बीच में हुआ कि एकदम बंद कर दिया गया क्या जांच? बिल्कुल, देखिए अगर जांच की बात करें तो चाहे मैं नोएडा की बात करूं या पूरे राज्यों की बात करूं या पूरे देश की बात करूं, जांच अभी उस स्तर पर नहीं हुई जिस स्तर पर करना चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए सीजन ऐसा है कि अगर 100 पेशेंट जिला अस्पताल या निजी अस्पताल में जा रहे हैं तो 100 में से 80 लोगों को खांसी, जुकाम, सिर दर्द, गले में खराश है, जो आम मौसम में होते हैं, यानी कि जो जून के महीने में आमतौर लोगों को होता है, बच्चों को होता है। क्योंकि देखिए मौसम बहुत बदल रहा है, कभी मौसम काफी ठंडा हो जाता है, कभी मौसम बहुत गर्म हो जाता है, फिर बारिश हो जाती है, उसके बाद मौसम बदलता रहता है। तो ऐसे में ये आम बात है कि लोगों को खांसी होना, जुकाम होना, गले में खराश होना, बुखार होना, और मैक्सिमम में 3-4 दिन में ये ठीक हो जाता है। तो ऐसे में अगर क्योंकि अब तक नोएडा में, खासकर नोएडा, गाजियाबाद या कहें ग्रेटर नोएडा या आसपास के इलाकों में किसी तरह की कोई कैजुअलिटी नहीं है, किसी की तरह की कोई डेथ नहीं हो जिसको हम ये सर्टिफाइड कर दे कि ये केवल जो डेथ है कोरोना की वजह से हुई है। जो मौतें अन्य राज्यों में हो रही है या दिल्ली में हो रही है वो काफी सीनियर है, यानी कि उनकी जो उम्र है वो 70 साल है, 65 साल है, उनको पहले से ही कई गंभीर बीमारियां हैं, बहुत ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा शुगर है, किसी को टीबी है, किसी को अन्य तरह की बीमारियां हैं, और ऐसे में उनकी डेथ हो रही है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से इसकी मौत हुई है। तो अच्छी बात यह है। दूसरी बात ये भी अहम होती है क्योंकि नोएडा में 138 पेशेंट है और सभी पेशेंट होम आइसोलेशन पे है, यानी कि किसी भी मरीज को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो कोई भी हो, उनमें से किसी को भी वेंटिलेटर या हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ी। अनिल, मेरा सवाल आप, ठीक है महेंद्र, अनिल मेरा सवाल आपसे कि गाजियाबाद की अगर बात करें, क्या जो जांच है, जांच की प्रक्रिया को और बढ़ाया गया है या और बढ़ाने की जरूरत है, इसके विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, जैसे जैसे केस बढ़ रहे हैं और जांच की भी बात जो है अधिकारी कह रहे हैं, पर जो गाजियाबाद के सीएमएस हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है, जैसे कि हमने बात की तो उनकी तरफ से ये बताया गया है कि बेवजह पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना कि बेवजह टेस्ट कराने की जरूरत है। क्योंकि जब से ये केस बढ़ने शुरू हुए हैं तो लोगों में एक होड़ सी लग गई है, हल्का सा जुकाम हुआ, खांसी हुई तो हर इंसान कोरोना का टेस्ट कराने के लिए अस्पतालों में लाइन में लग रहा है, पहुंच रहा है।
तो इसीलिए ये एडवाइजरी जारी नहीं, की नहीं, गई है। बिल्कुल सही कहा कह गया रहे हैं। है कि ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, डॉक्टर से इलाज लें। डॉक्टर जिस तरीके की सलाह देते हैं तो उसके हिसाब से ही आपको टेस्ट कराना है, अन्यथा टेस्ट वगैरह के चक्कर में ना पड़े और ना ही जो मेडिकल से लोग दवाई ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से, वो भी ना लें, चलिए, कम से कम सिर्फ और वो सिर्फ दौर डॉक्टर खत्म हो से। गया। ठीक है, डॉक्टर ज्योति जी, आप ये जी हम लोगों ने एक दौर देखा है। बिल्कुल। मैं अ- हाँ नहीं, अगर दौर कोई देखा है छींक और मैं देता भी था, उस अगर कोई छींकता था बिल्कुल या खांसता था, बगल वाला उसको ऐसा देखता था जैसे कि बम गिर गया। वो भी एक दौर था कि ऐसे ऐसे एग्जैक्टली। ऐसे आंखें करके उसको देखा जाता था। और लेकिन अब वो ऐसी जरूरत तो नहीं है ना कि अब इस तरीके से सस्पेक्टेड तो नहीं नहीं देखना है। बिल्कुल सस्पेक्टेड नहीं देख रहे, क्योंकि हम सब लोगों ने एक दूसरे को कोऑपरेट और कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं से किया है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई चीज है, कोरोना जैसा लग रहा है आ रहा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट मस्ट होना चाहिए, जो एक फीवर हेल्प डेस्क बन जाए। थर्मल स्कैनर जिसमें टेस्ट की जरूरत नहीं होती, अगर कभी लग रहा है कि थर्मल स्कैनर में टेम्परेचर रेज हो रहा है तो उनका कोरोना टेस्ट करा लिया जाए। स्क्रीनिंग अगर 100 में 10, 15, 20 लोगों की होती जाएगी तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं। जी, शेफाली जी, एक तो सवाल। ठीक है मैम। स्क्रीनिंग होनी जी चाहिए। जी, शेफाली जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि अगर किसी को कोरोना हो गया और उसको ये पता चलता है, अब ये कहते हैं कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालिए, ये कहाँ कहाँ गया था, किसके किसके संपर्क में आया था। ये तो बड़ा इम्पॉसिबल से लगता है कि हम किसी को कोरोना हुआ तो पहले तो उसको पता नहीं चलता, अब वो किससे मिला, कहाँ कहाँ मिला, और ये आप हिस्ट्री निकालते रहेंगे तो कैसे ये पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, हिस्ट्री निकालना तो सही बात है, बड़ा मुश्किल है। अगर कोरोना हो गया है तो बस आगे ट्रीटमेंट क्या करना है और लोगों से कैसे वो बचे ताकि और लोगों को ना फैले, उस पे एहतियात बरतनी चाहिए। आइसोलेशन इम्पोर्टेंट है, मास्क इम्पोर्टेंट है। घर में और लोगों को तो नहीं सर्दी जुकाम हो रहा है ताकि उनके भी टेस्ट कराए ऐसा है। और मास्क बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि मास्क का क्या इम्पोर्टेंस है। तो सर्दी जुकाम जैसा कि कह रहे हैं कि हाँ, सर्दी जुकाम तो आजकल सीजन ही ऐसा है, सभी को हो रहा है। बट जो पेशेंट जिनको लगता है कि सांस लेने में दिक्कत है, तो ऐसे लोगों को तो जरूर टेस्ट के लिए जाना चाहिए और फर्दर डॉक्टर को दिखा के एक्सरे और जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जी, ज्योति जी, खान पान का किन बातों का ध्यान रखना बिल्कुल। चाहिए, क्या खाएं? एक्चुअली देखिए, इसमें हाँ दो चीजें हैं, डू एंड डोंट। हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी जी चाहिए। जी। तो कंट्राइंडिकेशन हम जब सबसे पहले बताएंगे, कोई भी ठंडी चीजें अवॉइड करें, बासी खाना ना खाएं, और बाहर से जो भी चीजें प्रोसेस फूड होते हैं जैसे पिज्जा है और ये सारी चीजें जो लोग मैक्सिमम बाहर खाते हैं, पता नहीं होता वो कितने टाइम का बना हुआ है। तो कोशिश ये करें कि ताजा खाना खाएं, पानी पिए, अच्छा, और हल्का जो कोकोनट वाटर होता है वो ले लें, दाल का पानी लें अगर, तो इस तरह की चीजें, हॉट वाटर वगैरह। तो फ्रेश फूड खाएं, घर का खाना सर्वोत्तम खाना है, और ताजा पका खाना खाएं, बीमारी अपने आप दूर रहेगी। शेफाली जी, जब कोरोना का फर्स्ट वेरिएंट और सेकंड वेरिएंट आया, इसके बाद लोगों ने कहा कि हाथों को खूब सैनिटाइज कीजिए। कुछ लोगों ने इतना ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने लगे कि उनको स्किन डिसीज होने लगे। तो कुछ लोग ये कहते थे कि इससे त्वचा का कैंसर भी हो सकता है। ऐसा है क्या कि बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हमारे बॉडी के लिए देखिए, ठीक नहीं है हाँ, क्या? उस समय तो जो भी रिसर्च जो भी था कि फोमाइट इंड्यूस्ड था, जो भी एयरबॉर्न था, जो भी हम लोग छू रहे हैं उसके अंदर भी वायरस था। तो फोमाइट बॉर्न वायरस था ये, और ये तो रिसर्च में भी पाया गया है। हाँ, बट ये है कि हाँ, हैंड वॉश तो इम्पोर्टेंट पार्ट ही है अपनी लाइफ का। जो भी कहीं भी बाहर से आए तो हाथ धुले, घर में आने के पहले बाद में हाथ धुलना बहुत ही जरूरी है। और खासकर हॉस्पिटल और हेल्थ केयर वर्कर्स को काफी ध्यान देना चाहिए इस चीज का। ज्योति जी, एक सवाल आम जनमानस से जुड़ा हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगा, और ये सवाल किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, ये सवाल जानना बहुत जरूरी है। मेडिकल माफिया चाहते ही नहीं है कि कोरोना कभी खत्म हो। अगर मेडिकल माफिया ये चाहेंगे कोरोना खत्म हो जाए तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। आपको याद होगा, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, 650 mg वाला वो दवा बेचने वाला पैरासीटामॉल कंपनी 1000 करोड़ रुपए का वो गिफ्ट बांट देता है कोरोना काल में कि हमारे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब लिखिए। ऐसा है क्या मैडम? मुझे नहीं ये लगता, इसलिए क्योंकि कोरोना में, जिस समय कोरोना चला था, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही एक्टिव थे, और हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही एक्टिव थे और गवर्नमेंट मेडिसिन ही दी जा रही थी। तो वहाँ
तो गवर्नमेंट सप्लाई के बारे में ही जान रहे हैं। और रही जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मेडिकल वाले नहीं चाहते हैं, बट एरिया तो हमारी पब्लिक है। अगर पब्लिक हमारी स्वस्थ है तो दवाइयाँ देने का तो मतलब नहीं रहेगा ना। चलिए महेंद्र व्यक्ति बीमार जी पड़ रहा है, अगर व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, तब इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो दवाइयाँ कहाँ से दी जाएंगी? बिल्कुल, अगर व्यक्ति बीमार ही नहीं होगा तो मैडम डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगा। नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आपने जैसे ये क्वेश्चन जो बोला कि जो मेडिकल फील्ड है वो ये नहीं चाह रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, जो ये आपने मेरे बोला। मेरे आरोप नहीं है, कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, नहीं मैंने नहीं, सुना, मैंने ये भ्रांति कम से कम आप लोग क्लियर कर दें, इसलिए हाँ, मैंने ये मैं तो सवाल यही पूछा। क्लियर कर रही हूँ कि कोरोना के समय में मैक्सिमम 90%, 99% मैं कह सकती हूँ कि गवर्नमेंट व्यक्ति ही सारे हॉस्पिटल एक्टिव थे। सारी मेडिसिन गवर्नमेंट के थ्रू ही जा रही थी, जी जी बाहर की कोई मेडिसिन नहीं थी, जी जी जहां शेफाली तक जी, मेरा जी जी अपना मैम, पर्सनल है। जी जी शेफाली जी, आप भी यही मानते हैं कि ये सिर्फ तथा कथित कुछ लोगों की बातें हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं है, कि इसको क्लियर कर दीजिए आप भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल मैम सही कह रही हैं कि मेजोरिटी ऑफ जो थे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल सप्लाई से ही मेडिसिन आ रही थी। हाँ तो ऐसे ये तो भ्रम करने वाली बातें हैं। जी जी मैंने देखिए, एक सवाल बहुत प्रैक्टिकल था और आम जनमानस में ये सवाल भ्रांति थी, इसलिए मैंने चाहा कि इसको पूछ लिया जाए इसी डिबेट के दरमियान। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि मेडिकल माफिया चाहते ही नहीं कि कोरोना कभी खत्म हो, दुकान बंद हो जाएगी। सौरभ, मेडिकल माफिया कोरोना को तो छोड़ दीजिए, मुझे लगता है वो यही नहीं चाहते हैं कि जो आम नागरिक है, यानी कि हमारे देश की 144 करोड़ की जो जनता है वो स्वस्थ रहे। क्योंकि आप बाजारों में चले जाइए, तमाम ऐसे थोक बाजार आपको मिलेंगे जहां नकली दवाइयों की भरमार है। और अभी अगर मैं हरियाणा की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, ऐसे कई आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी। जो गोली की कीमत होती है 2 रुपए, उसका वो प्रिंट आउट कराते हैं 380 रुपए। एक गोली यानी कि 3 रुपए की पड़ती है, मगर उसको बेचते हैं 380 की। और ऐसे ना जानो लाखों करोड़ों की दवाई होगी। हर साल आप देखते हैं कि टीम छापेमारी करती है, ड्रग्स जो विभाग होती है छापेमारी करती है। कैंसर जैसे घातक बीमारी की नकली दवाई पूरे देश में आराम से धड़ल्ले से बिक रही है। बहुत कैंसर, टीबी, तमाम बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, डायबिटीज, थायराइड, ये ऐसी बीमारी होती है। मुझे लगता है कि हमारे जो डॉक्टर, समाई डॉक्टर है, मैं इनकी जो बहुत अच्छे भी डॉक्टर है, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप ही डॉक्टर है, तो मैं सारे डॉक्टर को इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। मगर इनमें कुछ ऐसे होते हैं, क्योंकि अच्छे इंसान होते हैं, तो अच्छे इंसान के साथ बुरे इंसान भी होते हैं, जो वो चोला पहनकर खूब कमाना चाहते हैं और वो छोटे समय में बहुत ज्यादा करोड़पति बनना चाहते हैं। दिल्ली ठीक बात है, करूं, दिल्ली में कुछ साल पहले ही बता रहा हूँ ठीक है। सौरभ, करीबन 200 करोड़ की नकली जो है दवाइयां मिली थी, जिसमें सबसे ज्यादा कैंसर की गोलियां थी, कैंसर की दवाई थी। बात करें डायबिटीज की, तो मैं आज भी कह रहा हूं, अगर हमारा जो फूड जो तो एक पॉलिसी है, अगर ये मतलब मैं ढंग समझ से गया, आप ये कहना चाहते हैं कि आपदा में अवसर निकालना हमारे देश में बहुत लोग ये जानते हैं, बखूबी एक्सपर्ट हैं। अनिल, ऐसा है क्या कि आपदा में हमने भी देखा है कि आपदा में अवसर लोगों ने निकाला है, लोगों की मजबूरियों को फायदा जो उठाया गया है, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर भी जानते होंगे। ये तो मान लीजिए अपने ऑनेस्टली एकदम ईमानदारी से काम करते होंगे, लेकिन बाहर जो अस्पताल के हैं ना, उन्होंने बहुत ज्यादा झोल किया, ये तो किसी से छिपा नहीं होगा। कुछ बातें जानकारी होती है, कुछ नहीं होती, कुछ कैमरे कह देते, कुछ नहीं कहते। बताइए अनिल। तो खुद मैं भी एडमिट था उस वक्त। आप समझ सकते हैं, एक रेमडेसिविर करके इंजेक्शन का नाम आपने सुना होगा, सभी ने, बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पे। तमाम जो डॉक्टर्स की तरफ से वो प्रिस्क्राइब किया जा रहा था लगातार। पर जब बाद में जैसे जैसे पता लगा, उसका ये बताया गया कि सभी को लगाने की उसकी जरूरत ही नहीं थी, जिसकी क्रिटिकल हालत थी उसको वो लगाने की जरूरत थी। और आप समझ सकते हैं, जो इंजेक्शन मात्र तकरीबन 2200-2500 के करीब था, वो 8-8, 10-10 हजार रुपए का बेचा जा रहा था, और वो भी नकली भी बेचा गया। आप समझ सकते हैं, काफी दिन बाद में खुलासा हुआ। चलिए वो बात काफी की बात है, तादाद लेकिन में अभी जो नकली। है सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, आप हमारे साथ जुड़ी। शेफाली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों का, अनिल और महेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की जरूरत है। आपने बहुत सारे वेरिएंट देखे हैं और आपको अलग अलग वेरिएंट भी देखने को मिलेगा, लेकिन सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना, अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें, खान पान का भी विशेष ध्यान रखें। अगर आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई कोरोना आपको डिफीट नहीं कर पाएगा। नमस्कार।